हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नरेंद्र पाटीदार, फैकल्टी ऑफ मैथ्स। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो 3D ज्योमेट्री का आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, या अगर हम बात करें हमारी जो 12th की मैथ्स होती है, कौन सी मैथ्स 12th की मैथ्स होती है, उसमें हमारे को यहाँ पर दिखता है 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री वैसे जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ पर सीधे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं और ईजी भी बहुत ज़्यादा है ना। इसमें अगर हम बेसिक बात करें तो हमने इससे पहले भी एक लेक्चर ले चुके हैं अपन, जिसमें हमने इसका बेसिक देखा था, ठीक है। उससे आगे का हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो अभी है, कौन सा है, इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। ओके, वैसे तो हम 2D में भी पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन 2D में कहाँ पढ़ते हैं, तो आप बोलोगे कि जो y = mx+c होती है वो भी हमारे क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2D होती है। इसके अलावा और भी होते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है, पोलर फॉर्म होती है, ऐसे काफ़ी तरह वहाँ पर फॉर्म होती है। तो यहाँ भी हम उसी तरीके से कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं किसी 3D में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। दो चीज़ें क्या क्या है ना, वी नीड 2 थिंग्स। जैसे अगर आप 2D की बात करो ना तो 2D में भी हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो स्लोप की और एक पॉइंट की। तो यहाँ भी वी नीड टू थिंग्स, है ना। हमें अगर इक्वेशन निकालनी है किसी भी 3D की तो हमें कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, दो चीज़ों की। पहला तो होता है फिक्स पॉइंट। पहला तो क्या होता है, फिक्स पॉइंट, मतलब आप वो पॉइंट दे दो जिससे हमारी लाइन पास हो रही है। फिक्स पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिससे हमारी क्या होती है, लाइन पास होती है। दूसरा चीज़ होती है डीआर्स, है ना, डीआर्स ऑफ पैरेलल वेक्टर। अब डीआर्स ऑफ पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, मतलब वो लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है उसके आप हमें क्या दे दो, डीआर्स दे दो। डीआर्स मतलब समझते हो ना, डायरेक्शन रेशियो दे दो। ओके, तो अब देखो ये भी अगर हम बात करें ना यहाँ पर 2D में, तो हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो तब जब हमारे पास क्या हो, एक पॉइंट दिया हो और एक हमें क्या दिया हो, डीआर्स दिया हो, है ना। तो सबसे पहले हम उसी फॉर्मेट की बात कर लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ हम लिखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इट इज़ पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इट इज़ पासिंग थ्रू अ पॉइंट। हम पहले ही बात करें कि ये एक पॉइंट से पास हो, इसी इट इज़ पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ओके, अब देखो पहले समझ जाते हैं फिर इसमें कुछ लिख देंगे, है ना, समझने वाली बात करें। तो देखो मैंने क्या कहा कि अगर मान लो मैंने यूँ कहा कि हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो सामने वाली पार्टी ने हमें यूँ कहा कि एक लाइन है, एक हमारे पास क्या है, लाइन है। मान लो फॉर एग्जांपल ये लाइन है, और ये जो लाइन है ना ये किसी एक पॉइंट से पास हो रही है और उसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं x1, y1, z1, z1। और ये जो लाइन है ना किसी एक वेक्टर के साथ पैरेलल में है। ये आपको पैरेलल दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी। और वो जो पैरेलल वेक्टर है उस वेक्टर का नाम लिख देते हैं अपन बी वेक्टर, जिसका नाम था AI कैप, BJ कैप एंड CK कैप, ऐसे करके हमने लिख दिया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पैरेलल वेक्टर के डीआर्स बता दो, तो आप क्या कहोगे कि सर डीआर्स तो वो होते हैं जो IJ के कोफिशिएंट होते हैं किसी भी वेक्टर में। तो डीआर्स ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएंगे, तो वो आपके लिए हो जाएंगे A, B, C। यहाँ से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। अब देखो हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, हमें क्या चाहिए, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो हम इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, बड़ा ही आसान है। देखो अगर हमें आपको लाइन की इक्वेशन चाहिए तो हमें ये पता है कि ये जो लाइन है ना ये इस वेक्टर के पैरेलल है। तो पैरेलल है तो अगर ये पैरेलल है तो पैरेललिटी का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं अपन, जो हमने वेक्टर में पढ़ा था। तो हम क्या करते हैं उसके लिए यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, ये जो मैं यहाँ पर R पॉइंट ले रहा हूँ, ये R पॉइंट क्या है, वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट इन द सेंस कि वो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है ना। तो हमने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम लिख दिया हमने x, y, z, जिसका हमने कोऑर्डिनेट क्या ले लें, ये तो x1, y1, z1 है और ये कौन है, x, y, z। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या आप मेरे को यूँ बोल सकते हो कि यहाँ पर ये जो AR वेक्टर होगा, कौन सा वेक्टर होगा, AR वेक्टर होगा, क्या वो पैरेलल टू द बी वेक्टर होगा? आप खुद बताओ कि अगर मैं इसका वेक्टर बना दूं, क्या बना दूं, वेक्टर बना दूं, तो क्या वो इस वेक्टर के पैरेलल होगा? अरे हाँ, हमने ये तो बोला है कि हमें अगर आप कोई फिक्स पॉइंट दे दो और एक उसके पैरेलल वेक्टर दे दो तो हम उसकी क्या बता सकते हैं, इक्वेशन बना दे, तो होगा। तो अब देखो हम क्या करते हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर मान लो मैंने इसको छोटू a बोला, मतलब स्मॉल a बोल दिया मैंने कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल a है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल r है ना। इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या है वो स्मॉल r है।
तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मेरे को AR, अच्छा एक चीज़ और आपने ये भी सीखी होगी उससे उसके कि अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो वो प्रोपोर्शनेट भी होते हैं, यानी कि लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर भी लिख सकते हैं अपन। ये हमने कहाँ पढ़ा था, वेक्टर में पढ़ा था। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि अब मेरे को AR वेक्टर लिख के दिखाओ, तो हम क्या करेंगे, R वेक्टर माइनस A वेक्टर कर देंगे। अरे यही तो करेंगे। तो R वेक्टर माइनस A वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेमडा टाइम्स ऑफ B वेक्टर आ जाएगा। अरे आएगा, आ गया। अब देखो R वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो आप कहोगे A प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है A प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B वेक्टर, इसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D या इन वेक्टर फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। कहानी समझ में आई थोड़ी थोड़ी। अच्छा इसी चीज़ को देखो थोड़ा सा यहाँ समझते हैं ऊपर, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B वेक्टर लिखा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि R वेक्टर क्या है, तो R वेक्टर तो देखो यहाँ पर वेरिएबल वेक्टर था, ये इधर उधर घूम सकता था। तो मैं यहाँ इसके बारे में लिख दूँ कि ये जो R वेक्टर है यहाँ पर, ये क्या है, एक वेरिएबल वेक्टर है। क्या है ये, एक वेरिएबल वेक्टर है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि A वेक्टर क्या है, तो ये एक फिक्स्ड वेक्टर है। ये क्या है यहाँ पर, एक फिक्स्ड वेक्टर है। अच्छा ये B वेक्टर क्या है यहाँ पर, तो B यहाँ पर क्या है, एक पैरेलल वेक्टर है। क्या है ये, पैरेलल वेक्टर है। तो कहानी समझ में आई पहली बात तो, है ना। अब इस चीज़ को थोड़ा और इलिब्रेट करते हैं। इलिब्रेट मतलब समझते हो कि अगर मैं हमको यहाँ पर देखो, मैं R वेक्टर की वैल्यू लिख दूँ, R वेक्टर की वैल्यू लिख दूँ, A वेक्टर की वैल्यू लिख दूँ, और एक और किसकी लिख दूँ, B वेक्टर की वैल्यू लिख दूँ। तो मैं लिखूँ, तो उस चीज़ के लिए देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। वो चीज़ मैं कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख रहा हूँ कि R वेक्टर की अगर आप वैल्यू बोलोगे तो क्या बताओगे, तो सर आप ये बताओगे कि देखो x i केप आ जाएगा, y j केप आ जाएगा, और z k केप आ जाएगा। अरे यही तो आएगा ना। इधर से आप आराम से देखो, R वेक्टर के ये कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट है तो पोजीशन वेक्टर लेंगे तो कितना आ जाएगा, i केप j केप k केप, है ना। ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ A वेक्टर बता दो, तो आप कहोगे x1 i केप, y1 j केप एंड z1 k केप, आप ऐसे बता दोगे। अरे यही तो बताओगे ना। चलो अब B वेक्टर की बात करें, तो B वेक्टर में क्या है, लेमडा टाइम्स ऑफ A i केप, है ना, B j केप, A i केप, B j केप एंड C k केप, ऐसे आप बता दोगे, है ना। अब देखो अगर हम क्या करें कि हमें यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि प्लीज़ मेरे को लेमडा, ये भी वेक्टर फॉर्म में ही है तो आप इसको भी वेक्टर इक्वेशन बोल सकते हो, बट अगर मान लो मैं यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, तो आप क्या करोगे, इसको इधर शिफ्ट करोगे, अरे इस चीज़ को इधर शिफ्ट करोगे और इसको डिवाइड में डालोगे, तभी तो आएगा ना लेमडा की वैल्यू। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, तो x माइनस x1 हो गया, i केप हो गया, y माइनस y1 हो गया, और ये क्या हो गया, j केप हो गया। ऐसे ही z माइनस z1 हो गया, और ये क्या हो गया, k केप हो गया। मैंने इसको तो ये कर दिया। इधर देखो लेमडा टाइम्स ऑफ क्या होगा, i केप, j केप एंड c k केप। ऐसे तो लिखेंगे अपन इसको, अरे लिखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप इसको कंपेयर कर दो, क्या कर दो, कंपेयर कर दो, मतलब i j k के कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, तो कंपेयर करने पर देखो आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर नजर आएगा x माइनस x1 इक्वल टू लेमडा a, या a लेमडा बोल दो। ऐसे ही y माइनस y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा b आ जाएगा, और ऐसे ही z माइनस z1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, c लेमडा आ जाएगा, क्योंकि ये लेमडा का मल्टीप्लाई अंदर भी तो होगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि x माइनस x1 अपॉन a, ये किसकी वैल्यू है, लेमडा की। ऐसे ही y माइनस y1 अपॉन b किसकी वैल्यू है, तो ये भी आप कहोगे लेमडा की। ऐसे देखो एक और क्या है, ये z माइनस z1 अपॉन c किसकी वैल्यू है, ले भी लेमडा की। तो अगर अपन इन तीनों इक्वेशनों से देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, और z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लेमडा। ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है ना, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं इसको, हम कहते हैं इसको कार्टेशियन फॉर्म। तो हमें वैसे तो दोनों ही फॉर्म आनी चाहिए, किसी भी लाइन के लिए हमें दोनों ही फॉर्म लिखने आनी चाहिए कि कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है और क्या बोलते हैं वेक्टर फॉर्म होती है। इसमें भी देखो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो x1, y1 और z1 ये क्या होते हैं, फिक्स पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं ये, फिक्स पॉइंट। ABC क्या होते हैं, तो आप क्या कहोगे, ABC हमारे लिए क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे लिए DRs ऑफ पैरेलल वेक्टर। क्या होते हैं, DRs ऑफ पैरेलल वेक्टर। अरे बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी, अरे आई क्या, चलो।
तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि इक्वेशन क्या होती है, या तो आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, या फिर एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू लेमडा। चलो अब देखो आपको ये तो समझ में आई गया। अब इस पर क्वेश्चन या चीज़ें कैसे ये करते हैं उस पर अपन देखते हैं ना। अब देखो हमें है ना कभी कभी इसमें एक चीज़ होती है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जिसको बोलते हैं, वो भी हमें कंसिडर करने होते हैं। क्या करने होते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन के बाद हमें आगे नेक्स्ट अगर अपन बढ़े ना तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट भी हमें कंसिडर करने पड़ते हैं। इन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को हम जनरल पॉइंट भी बोलते हैं। तो जनरल पॉइंट इन लाइन है ना। तो देखो अभी आपने इक्वेशन क्या बताई मेरे को कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू लेमडा, ऐसे ही तो बताया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसा पॉइंट बता दो जो इस लाइन पर है, मान लो ये फॉर एग्जांपल ये लाइन थी, तो ये तो अपना फिक्स पॉइंट हो गया x1 y1 z1 तो है ना, x1 y1 z1 तो अपना फिक्स पॉइंट हो गया। और भी ऐसा कोई भी पॉइंट बता दो तो वो पॉइंट क्या होगा, इसको हम बोलते हैं जनरल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं अपन? जनरल पॉइंट। तो उस पॉइंट के अगर आपको कभी भी कोऑर्डिनेट निकालने हो या अगर आपको कोई भी इस लाइन पर एक पॉइंट और एज्यूम करना हो तो इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट या जनरल पॉइंट बोलते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उसको आप क्या करो कि ये जो दिख रहे हैं ना इनको लेमडा के साथ सोल्व करा दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लेमडा के साथ सोल्व करूंगा, यानी कि ये था ना, इसको अगर मैं लेमडा के साथ सोल्व करूंगा तो देखो ये कितना आएगा। मैं यूँ कह दूँ कि x इक्वल टू एक्स वन प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ए आएगा, मतलब इसको यहाँ सोल्व करूँ तो a इंटू लेमडा हो जाएगा और x1 को उधर शिफ्ट कर दो। ऐसे ही यहाँ से बोलो y की वैल्यू कितनी आएगी, y1 प्लस बी लेमडा। ऐसे ही z की बोलो जल्दी बोलो, तो आप कहोगे z1 प्लस सी लेमडा, ऐसे तो बोलोगे। तो ये जो पॉइंट आया मतलब x की y की जो वैल्यू आई, इसी को हम क्या कहते हैं? जनरल पॉइंट। इसी को हम क्या कहते हैं? जनरल पॉइंट ऑन लाइन, है ना। ये हमारे लिए क्या हो जाता है? जनरल पॉइंट। और इससे हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अगर हम मतलब इमेज की बात करें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें, तो सब में यही कॉन्सेप्ट काम करता है। सब में हमारा क्या काम करता है? यही कॉन्सेप्ट हमारा काम करता है। ओके, अरे बात समझ में आई? ठीक है, जस्ट 1 मिनट, एक थोड़ा सा कॉल आ रहा है तो मैं उसको ओके देखो नेक्स्ट देखो। तो अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं इस पे। अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं आपसे, तो देखो एक क्वेश्चन कैसे आता है उस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसको भी ये कर देंगे ना। चल ओके, तो देखो क्वेश्चन है कि एक लाइन है हमारे पास। क्या है हमारे पास? एक लाइन है जिसमें हमारे को कुछ उसके वो दे रखे हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब पॉइंट दे रखे हैं या इसकी इक्वेशन दे रखी है। और उसमें हमें ये पूछा है कि भाई आप हमें क्या बताओ। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ, चलो मैं क्वेश्चन ही बोल देता हूँ आपसे, है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन द लाइन, एक फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन द लाइन, और लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमें x माइनस 2/1, फिर ऐसे दे रखी है मान लो y प्लस 3/2 और z माइनस 1/3, ऐसे करके हमें एक लाइन दे रखी है। ओके, ये हमें एक लाइन दे रखी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन द लाइन, है ना, विच इज 6 unit distance from और उस पर आपको दे रखा है पॉइंट दे रखा है 2, -3,1। तो अब देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। आपसे क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है कि एक लाइन है और उस लाइन पर एक पॉइंट भी है और उसी पॉइंट से आपको क्या बताना है, 6 यूनिट की डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट बताना है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको डायग्राम वाइज बताऊं तो आपसे यूँ कह रहा है क्वेश्चन कि एक पॉइंट है, मान लो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है 2, -3,1, ये एक पॉइंट है हमारे पास। ये इस लाइन की इक्वेशन दे ही रखी है। तो अब आपसे क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि ये जो यहाँ से आप 6 यूनिट डिस्टेंस चलो, कितना चलो, 6 यूनिट डिस्टेंस चलो, और यहाँ पर जो पॉइंट आता है उसके आप कोऑर्डिनेट बताओ। देखो एक तरीका तो ये है, या एक तरीका या एक दिमाग तो आपका ये लगता है कि सर 0.6 यूनिट इधर ही क्यों आया, इधर भी तो आ सकता था। तो बिल्कुल 2 पॉइंट आएंगे इसमें, 2 आंसर आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो वो कैसे आएंगे उसको हम देखते हैं। तो देखो आप क्या करो, सबसे पहले तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी कि इस P के कोऑर्डिनेट सपोज कर लो, लेट
यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि मान लेते हैं कि जो ये P है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो उसके लिए हमने क्या बोला कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, है ना। सबसे पहले तो आप वही कर लो, जनरल पॉइंट एज्यूम कर लो, मतलब टोटल बाय बात है। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ P पॉइंट वो हमारे लिए कितने हो जाएंगे, तो देखो आप इसको सोल्व कर लो लेमड़ा के साथ। तो जब आप लेमड़ा के साथ सोल्व करोगे ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ से आ रही है 2 प्लस लेमड़ा, दिख रहा है आपको, ये 1 इधर जाएगा तो लेमड़ा, और ये 2 उधर जाएगा तो 2 प्लस लेमड़ा। इस 3 को उधर जाने दो तो -3, और ये हो जाएगा 2 लेमड़ा। अरे दिख रहा है, ठीक है। फिर इसको भी उधर जाने दो, इसको भी क्या करने दो आप, उधर जाने दो, तो ये हो जाएगा अपना 1 प्लस 3 लेमड़ा। ऐसे करके P पॉइंट आ जाएगा। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 2 प्लस लेमड़ा, फिर इसके बाद -3 प्लस 2 लेमड़ा, ओके, और इसके बाद 1 प्लस 3 लेमड़ा। ऐसे करके हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। कोऑर्डिनेट आगे, एक कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी दे रखे हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट इस लाइन पर है या नहीं है, तो इसके लिए तो देखो सामने वाली पार्टी ने ना हमें ये बोला है, आप इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा ये पॉइंट आप यहाँ पर रखे देखो। वैसे तो ये देखो ना, ये फिक्स पॉइंट भी यही है ना, और ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, क्या कर रहा है, सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो अब देखो आप क्या करो, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट अपना क्या था, मान लो इसको अपन क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं, क्यू मान लें इसको, है ना। तो हमारे को अगर पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी होती तो हम क्या निकालते, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या करो, देखो 6 यूनिट दे रखी है ना, तो ये रूट भी हटा दो, आप स्क्वायर फॉर्म में लगा दो। तो आप यूँ कहोगे कि जो पी क्यू का स्क्वायर होगा, पी क्यू का स्क्वायर होगा वो क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इसमें डिस्टेंस फॉर्म लगाओगे। तो 2 प्लस लेमड़ा में से अगर 2 माइनस करेंगे तो लेमड़ा का स्क्वायर आ जाएगा। अरे दिखा। फिर अगर आप इसमें से -3 करोगे तो -3 करने पर ये माइनस का 6 हो जाएगा, दिख रहा है। अगर मैं इसमें से -3 करूँगा ना, रुको एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। -3 अगर अपन इसमें से करते हैं तो -3 करने पर ये प्लस बन जाएगा, तो ये तो 2 लेमड़ा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 लेमड़ा, और आसान हो गया। तो ये 2 लेमड़ा का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। फिर आप देखो आगे, देखो इसमें से अगर आप 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 लेमड़ा का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। ये देखो हमें कितना दे रखा है, 6 का स्क्वायर दे रखा है, यानी कि 36 दे रखा है। इसको देखो, ये हो गया 9, मतलब 9, और ये हो गया अपना 4, 9 4 कितना होता है 13, और एक 14, कितना हो गया, 14 लेमड़ा स्क्वायर हो गया, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये यहाँ से लेमड़ा कितना आएगा, तो आप देखो यहाँ से यूँ बोलोगे कि ये जो लेमड़ा आने वाला है वो 36/14 का एक तो ये आने वाला है, और अगर अपन इसको थोड़ा बहुत सोल्व करें तो लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, +/6/√14, +/6/√14। जब आप एक बार लेमड़ा को यहाँ पर कितना रखोगे, 6/14 रखोगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और एक बार दूसरा रखोगे इन द सेंस कि माइनस का 6/14 रखोगे तो इधर वाला कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा, क्योंकि 6 यूनिट डिस्टेंस तो इतना भी हो सकती है। तो एक बार के लिए अपन पी को रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो पी के लिए रख देते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा 6 + 6/√14, है ना। ऐसे ही -3 + 6 × 2 यानी कि 12/√14, और ऐसे ही अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 3 × क्या बोलते हैं 6/√14, ठीक है। देखो ये तो गंदा पॉइंट आया, बिकॉज ऑफ हमने मन से क्वेश्चन लिया था, तो इस वजह से ये जो आया ये हमारे पास थोड़ा सा, मतलब इसके आंसर थोड़े से गंदे आ रहे हैं, बट एक्चुअल में अगर प्रोसेस यही होती है, क्या होती है, प्रोसेस यही होती है। अच्छा थोड़ा और आगे बढ़े, हमने क्या लिखा अभी कि हम इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है हमारी, x - x1/a, y - y1/b एंड z - z1/c। तो देखो इसमें अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, कुछ तो बहुत ही सिंपल आते हैं, है ना, और कुछ थोड़े से अलग आते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे कि आपसे क्वेश्चन बोल लिया, मान लो सामने वाली पार्टी ने कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, है ना, डायरेक्शन कोसाइन, ओके। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, है ना। और इसमें आपसे बोला गया है कि जो लाइन है वो कितनी दे रखी है आपको, 3 - x/2, ओके। फिर उसके बाद आपसे कहा गया है यहाँ पर कि इक्वल टू 2x + 1/3, ओके। और आपसे कहा है मतलब z/4 है, नॉट z+4, है ना। इसके आप डायरेक्शन कोसाइन बताओ, है ना। अच्छा डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बता दो मेरे को। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है कि वो अगर कोई भी लाइन या कोई भी वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको तो हम अल्फा कहते हैं, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको बीटा कहते हैं,
और जो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको गामा कहते हैं। और इन्हीं का अगर अपन क्या कर दें, कोस अल्फा ले ले, कोस बीटा ले ले या कोस गामा ले ले, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ रखा है। तो अगर की यहाँ पर बात करें तो देखो हमने क्या कहा कि ये कोई लाइन की इक्वेशन है। तो ये लाइन अगर मान लो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इसका जो पैरेलल वेक्टर था, इसका जो पैरेलल वेक्टर था वो भी ऐसे ही जाएगा। तो जितना एंगल ये लाइन बना रही थी उतना ही एंगल कौन बनाएगा, पैरेलल वेक्टर भी बनाएगा। तो यानी कि अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है तो हमें यहाँ से इसके पैरेलल वेक्टर के dr चाहिए। क्या चाहिए, पैरेलल वेक्टर के dr चाहिए, क्योंकि फिर अगर हमारे पास एक बार वेक्टर आ गया तो वेक्टर से तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। ये भी हमने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर इस इक्वेशन को देखो, ये लाइन की इक्वेशन लग रही है, थोड़ी थोड़ी आपको भी लग रही होगी, ठीक है ना। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें ना, तो ये देखो इसकी शक्ल थोड़ी सी अच्छी नहीं है, शक्ल इन द सेंस कि आपका जो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो उस फॉर्मेट की नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब आप बोलोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि यहाँ पर एक्स होता है ना, और पीछे होता है। तो आप सबसे पहले तो देखो यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये ऐसा दिखेगा। अच्छा, जब माइनस आएगा तो उसको यहाँ भेज देना, तो इससे क्या होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गए। इसके अलावा देखो यहाँ पर y होगा, हाँ ये मैंने यहाँ पे गलत लिखा, ये y था, 2y था एक्चुअल में, ओके। तो अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये y भी अकेला होना चाहिए, मतलब इसके साथ ये 2 3 कुछ ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ना माइनस में ना प्लस में, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, मतलब प्लस में तो दिख जाए पर माइनस में नहीं दिखना चाहिए कुछ भी, ओके। तो ये 2 नहीं दिखना चाहिए, तो यहाँ से हम 2 को क्या करेंगे, हटाएंगे। तो हटाएंगे तो देखो यहाँ कितना आएगा, y प्लस 1/2 और डिवाइडेड बाई 3/2। अच्छा, ये कैसे आया होगा जो मैंने लिखा अभी। तो इसके लिए तो आप थोड़ा सा नोटिस करना क्या चीज़ है सीन। अगर हम बात करें ना तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि ये यहाँ पर मैंने है ना इसको डिवाइड किया दोनों ऊपर नीचे 2 से, तो ये तो हो गया y और ये हो गया 1/2 और ये हो गया 3/2, ठीक है। अब देखो इधर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 0/4, इसके तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि drs ऑफ पैरेलल वेक्टर यहाँ से कितने आ रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, drs ऑफ पैरेलल वेक्टर है ना, drs ऑफ पैरेलल वेक्टर हमारे इस कहानी में जो हमें दिख रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। तो आप कहोगे देखो -2 3/2 यानी कि 4 ऐसा कुछ आ रहे हैं। अगर dr आ रहे हैं तो dr से हम वेक्टर भी लिख सकते हैं। मैं अभी वेक्टर की फॉर्मेट में बता रहा हूँ इसलिए अभी ये तो यहाँ आ जाएगा -2, फिर ये कितना आ जाएगा 3/2 और ये कितना आ जाएगा 4 के केप आ जाएगा। अब इसके बाद देखो हमें क्या चाहिए, इसका डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो आप क्या करो, इसके मैग्नीट्यूड भी निकाल लो, इसका क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड। तो देखो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसका 4, इसका आएगा 9/4 और इसका आ जाएगा अपना 4 का 16 है ना, और इन सब का रूट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 और 16 नहीं 16, ये तो अपना हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा अपना 64। तो 64 और 16 हो जाएगा अपना 80 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 80 और 9 89 कितना हो जाएगा 89। तो एक तो ऊपर तो आ रहा है √89 और नीचे डिवाइड में आ रहा है अपना 2, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर अपन को क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे आती है, आप सबसे पहले वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हो। क्या निकालते हो, यूनिट वेक्टर निकालते हो। तो हमने वेक्टर निकाल दिया, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो अब उसका यूनिट वेक्टर निकालना भी बहुत आसान होता है। यूनिट वेक्टर मतलब समझते हो ना, केप निकालना। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका बी केप निकाल दो, तो बी केप क्या होता है, तो आप कहते हो कि बी केप करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिंपल सा होता है। क्या होता है, तो आप कहोगे कि वेक्टर में डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड से, है ना। तो मैग्नीट्यूड देखो इसका कितना है, √89/2। तो ये जो 2 है ये जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा ना, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा √89 i केप। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख दो। फिर ऐसे सेम यहाँ पर 3/2 है, तो 3/2 में भी ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा, तो वो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 3/√89 j केप। इसके साथ देखो यहाँ पर ये 2 ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 8। तो ये 8k और √89। अब हमसे क्या पूछा था इसने, लाइन के डायरेक्शन कोसाइन पूछे थे। तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन यानी कि डिसीज पूछे थे। तो डिसीज ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, ऑफ लाइन हमारे लिए हो जाएंगे यहाँ पर -4/√89, ठीक है, 3/√89 और ऐसे 8/√89, ओके। तो इस तरीके से हमारे डायरेक्शन रेशोज़ हमें मिल जाएंगे। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी,
थोड़ी थोड़ी आई। अच्छा लाइन है ना, तो लाइन में प्लस माइनस यूज़ करते हैं अपन, तो इसका जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस में आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन निकाल देंगे। ओके, आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब देखो थोड़ा सा और देखते हैं। इसी में अगर मैं आपसे पूछूं कि दो लाइनों के बीच में एंगल बताओ, यानी कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स बताओ, ठीक है, तो वो कैसे डिस्कस करते हैं उसको भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे हटा दूँ मैं इसको। ओके, तो चलो मैं इसको हटा देता हूँ। इक्वेशन ऑफ, ओके, अब बताऊँ। चलो देखो, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये 3D के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम जो भी एंगल देखेंगे वो भी कहना आएगा 3D के लिए। 2D में तो आप पढ़ते हो वो tan थीटा से स्लोप की फॉर्म में। ओके, तो देखो अगर हम यहाँ पर सीखने वाली बात करें तो देखो हमें क्या बोला गया है कि कोई दो लाइन है ना। तो मान लीजिए ये लाइन है और एक ये लाइन है। इस पहली वाली लाइन जो है इसकी जो इक्वेशन है वो दे रखी है हमें r1 वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिख दी मैंने। और ये जो L2 वेक्टर है इसकी जो इक्वेशन है वो दे रखी है हमें r2 वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर, ये दे रखी है। अगर हमें किसी भी लाइन के बीच में, दो लाइनों के बीच में एंगल चाहिए तो हमें ये तो पता है कि या तो थीटा होगा या फिर क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा। अरे यही तो होगा, या तो एंगल क्या होगा, थीटा होगा या फिर पाई माइनस थीटा होगा। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर हमें दो लाइनों के बीच में एंगल चाहिए ना, तो एक्चुअल में ये जो भी लाइन है वो इस वेक्टर के पैरेलल है। कौन से वेक्टर के, तो आप कहोगे b1 वेक्टर के पैरेलल है, तभी तो ये ऐसी दिखी थी। और ऐसे ही ये जो लाइन है ये L2 ये किसके पैरेलल है, तो ये आप कहोगे b2 वेक्टर के पैरेलल है। तो अगर आपको दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना है ना, तो आप उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लो। क्या निकाल लो, उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकाल दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अच्छा आंसर हो जाएगा। तो अब मैं आपसे बोलूं कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, तो आप क्या कहोगे कि इसमें तो cos थीटा लगता है। क्या लगता है, cos थीटा, या डॉट प्रोडक्ट लगता है। तो इन दोनों के बीच में अगर आपको एंगल चाहिए तो आपका जो ये आंसर होगा ये क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 का वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2। यानी कि ये जो b1 और b2 होंगे ये क्या होंगे हमारे लिए, अरे जल्दी बोलो, ये हमारे लिए पैरेलल वेक्टर होंगे। ओके, अब अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, अगर डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो आ गया, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो दोनों लाइनें क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या आ गया, बोलो जल्दी बोलो, अगर डॉट प्रोडक्ट हमारा, अगर थीटा अगर मान लो 90 डिग्री है, थीटा अगर हमारा 90 डिग्री है, तो हम क्या बोलेंगे कि डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, यानी कि इनका आंसर जीरो आएगा। अरे कहानी समझ में आ रही है ना। ओके, तो इस तरीके से हम दो लाइनों के बीच में एंगल निकाल लेंगे वेक्टर के कॉन्सेप्ट से। किससे निकाल लेंगे, वेक्टर के कॉन्सेप्ट से, है ना। और अगर आपका यहाँ पर अगर हम बात करें कि डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि लाइन जो है वो एक दूसरे के क्योंकि b1 वेक्टर और जो b2 वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि लाइन L1 भी किसके परपेंडिकुलर है, L2 के। साथ ही अगर मान लो थीटा हमारा क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए या पैरेलल हो जाए, मतलब ये दोनों ही पैरेलल हो जाए, तो उस केस में फिर हमारा आंसर, यानी कि उस केस में अगर पैरेलल होता है तो फिर थीटा क्या होता है, 0 या पाई बोल सकते हैं अपन, है ना। ओके, अब देखो इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ एक, ठीक है। जैसे कि मान लो क्वेश्चन आया कि फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। और जो लाइन्स दे रखी है आपको L1 नाम पर क्या दे रखा है, तो आप कहोगे x - 2/3 और 3y - 1/5, और ऐसे ही यहाँ पर क्या दे रखा है, तो आप कहोगे z/-2, है ना। एक लाइन तो ये दे रखी है हमें, और दूसरी जो लाइन दे रखी है वो हमारे को दे रखी है x + 1/1, ऐसे ही y - 2/3, और ऐसे हमें यहाँ पर दे रखा है 2z + 1/2, ऐसे दे रखी है ना। और ये इक्वल टू म्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है। अगर हमें इन दोनों लाइन के बीच में एंगल चाहिए तो हमें इन दोनों के क्या चाहिए, पैरेलल वेक्टर चाहिए, और पैरेलल वेक्टर भी नहीं चाहिए, उसके dr चाहिए, बस जस्ट आप dr दे दोगे ना जिसमें काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इसकी शक्ल सुधारो पहले, तो ये 3 यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए, तो 3 यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए, तो देखो 3 यहाँ पर नहीं आएगा,
तो ये यहाँ पे 1/5 आएगा और यहाँ पे भी 5/3 आएगा। ये दिख रहा है आपको, ये आपको दिखना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो अगर मैं L1 की बात करूँ ना, तो आप इसको है ना मतलब वो करो, इसको सही से लिखो। तो देखो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, x-2 है, यहाँ पर 3 है, कोई इशू नहीं है। इधर भी आपका y - 1/3 और ये 5/3 हो जाएगा। ओके, और ये यहाँ पर आ जाएगा z - 0/-2 = लेमड़ा, इसमें भी कोई इशू नहीं है। L2 में भी देखो ये 2z का 2 नहीं दिखना चाहिए, तो आप क्या करोगे, L2 को लिखो तो x + 1/1 आ जाएगा। ओके, और z - 2/3 आ जाएगा। और इधर से देखो, इधर से अगर अपन देखेंगे ना, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि z + 1/2/1/2 मतलब 2/2, तो 2/2 अपना 1 हो जाता है ना, और ये म्यू हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें थोड़ा सा और कंक्लूड करता हूँ कि जैसे कि पैरेलल हो जाता है ना, तो उस केस में क्या होता है कि इन वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं, जैसे कि b1 वेक्टर हो गया, मान लो फॉर एग्जांपल अपना b1 वेक्टर जो था, है ना, b1 वेक्टर मान लो अपना क्या था, a1 ले लें, हाँ ठीक है, a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप था मान लो, है ना। और ऐसे b2 जो वेक्टर था वो क्या था आपका, बोल रहे हो तो b1 वेक्टर, b1 b2 और b3 था मान लो, है ना। ये थोड़ी देर के लिए अपन मान लेते हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा ना, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। और अगर ये पैरेलल हुआ ना, तो पैरेलल में इन दोनों का क्या होता है सीन, पैरेलल में अपन क्या बोल सकते हैं कि a1/a2, अगर b1 और b2 पैरेलल हुए ना, तो इस केस में अपन क्या बोलते हैं, a1/b1, a2/b2 और a3/b3। ये क्या होते हैं, इनकी कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है, कोफिशिएंट का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, तो अभी तो इस पे आते हैं अपन, हमें तो एंगल निकालना था, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो इनके DRs लिख लो। यहाँ से अगर मैं b वेक्टर की बात करूँ ना, तो b वेक्टर तो ये वाला वेक्टर होता है, तो आप लिख दो 3। अच्छा, b वेक्टर के भी DRs लिख दो आप, तो b1 वेक्टर के ना, तो DRs ऑफ b1 वेक्टर कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे 3, 5/3 एंड -2। अच्छा, मैं आपको एक और बात दिखाऊँ कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये फ्रैक्शन आ रहा है। अगर आप इस फ्रैक्शन से भी बचना चाहते हो ना, तो आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इन द सेंस कि आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये 9 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये भी इसके DR है और ये DR है, तो DR तो किसी भी के लिए काफ़ी मल्टीपल हो सकते हैं, है ना। तो इस वजह से ये भी DR सही है, अगर आप इससे भी कैलकुलेशन करोगे तो भी आंसर सेम ही आने वाला है। इसके बाद देखो, अगर हम बात करें DRs ऑफ किसकी, DRs ऑफ b2 वेक्टर की, तो वो कितना हो जाएगा हमारे 1, 3 एंड 1, 1, 3 एंड 1, ये हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लगाना है जस्ट, तो हम डॉट प्रोडक्ट लगा देते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं देखते हैं। ओके, तो हमें इनका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड भी ले लेंगे और डॉट प्रोडक्ट भी लगा देंगे ना। तो हमें यहाँ पर अगर cos थीटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो 3 × 1, 3 × 1 प्लस 3 क्यों लिख रहे हो, जब अपन ने इसको चेंज कर दिया तो 9 × 1 लिखो, है ना। तो 9 × 1 लिखेंगे, तो 9 × 1, फिर 5 × 3, फिर क्या लिखेंगे अपन 5 × 3 और फिर -6 × 1 एंड -6 × 1 हो जाएगा। ओके, और डिवाइड में क्या आएगा, तो डिवाइड में आएगा 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, है ना, क्योंकि -6 और +6 एक ही बात है। और साथ के साथ ही यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहोगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, जब हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर 9 × 9 यानी 15 प्लस ये अपना 15 हो गया और ये 9 हो गया, 24 में से 6 गए तो यानी कि 18। ओके, और इधर की बात करें तो ये अपना कितना आ जाएगा, 81 और 36, तो एक तो ये हो गया। देखो ये तो फिर कैलकुलेशन है, 81, 25 एंड 36, एक तो ये बन गया हमारा, और एक अपना बन रहा है ये 9 और एक 10 और एक 11, √11 एक बन रहा है ना। देखो मोटा मोटा अब मैं अगर आपसे बताऊँ तो देखो हमारे को जो थीटा चाहिए था ना, तो थीटा अगर आपको निकालना हो तो आप हमेशा इसको मोड में खेला करो, तो इससे आपको एक आंसर तो मिल जाएगा, है ना। और दूसरा आंसर निकालने के लिए हम पाई माइनस थीटा कर देंगे, क्या कर देंगे, पाई माइनस थीटा कर देंगे, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये जो भी आता है। ओके, तो पूरी कहानी में अगर हम समझे तो हमने क्या किया यहाँ पर, अभी आज की इस वीडियो में हमने एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना सीखा, जो क्या होता है, 2 फॉर्मेट होते हैं, एक तो वेक्टर फॉर्मेट और एक ये होता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ इसमें थोड़ा सा और एड ऑन कर देता हूँ, जो हमने पढ़ा था अभी, क्या पढ़ा था कि जब हमारी लाइन जो है वो एक पॉइंट से पास होती है ना, अगर मान लो 2 पॉइंट से पास हो तो उसका क्या कहानी, तो वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा,
तो हमने पहले ही क्या सीखा कि हम पॉइंट इक्वेशन क्या लेती है, तो x माइनस x1 अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो आर वेक्टर की फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अगर आपको कभी भी एंगल निकालना हो बीच में तो आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट कर दोगे। ठीक है, अब देखो मैं एक और चीज़ आपको ये बता रहा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इट इज़ पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, है ना। मैं आपको क्या बता रहा था, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मैं आपसे यूँ कह रहा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इट इज़ पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, मतलब वो कहाँ से पास हो जाए, 2 पॉइंट से पासिंग हो जाए, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके, देखो कैसे, अगर यहाँ भी आप समझो तो ये भी तो बहुत आसान है कि आपके पास मान लो एक लाइन है, वो लाइन हमारे 2 पॉइंट से पास हुई। मान लो एक पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1 और z1, और एक दूसरा पॉइंट था b नाम का, और इसके अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट थे x2 y2 और z2, है ना। अब आपसे क्या कहा था मैंने कि अगर हमें कभी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो पैरेलल वेक्टर की, एक तो उस लाइन के पैरेलल वेक्टर की, और एक फिक्स पॉइंट की। तो देखो हमारे पास फिक्स पॉइंट तो 2 पड़े हैं, आप ये यूज़ कर लो या ये यूज़ कर लो। अब हमें कोई क्या दे दे, बस dr दे दे, और dr भी किसके, पैरेलल वेक्टर के। तो इसके लिए देखो मैं आपको एक यहाँ पर लिखूँगा, तो आप यूँ बोलोगे कि आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया r वेरिएबल, है ना, x y z करके मैंने एक पॉइंट लिया, है ना। अच्छा, इन सबके अपन वो भी लिख देते हैं, क्या वो लिख देते हैं, इनके पोजीशन वेक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, वो वेक्टर जो ओरिजिन से जोड़े जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब देखो, तो क्या मैं अगर यहाँ से आपसे बोलूँ कि ये जो ए आर वेक्टर होगा, अगेन दिख रहा है ए आर वेक्टर, क्या ये पैरेलल टू द ए बी वेक्टर है, क्या ये जो ए आर वेक्टर है, क्या ये पैरेलल टू द ए बी वेक्टर है क्या, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि ये जो भी ए आर वेक्टर है वो डेफिनेटली पैरेलल टू द ए बी वेक्टर है। तो अब हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, आप इसको ए आर वेक्टर को लिख दो, तो ए आर वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, लेमडा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर होगा। अब आप दोनों लिख दो, जैसे कि ए आर वेक्टर की वैल्यू बोलो, तो ए आर वेक्टर क्या होगा, तो आप कहोगे आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा, और ये क्या होगा, तो आप कहोगे कि बी माइनस ए होगा, अरे यही तो होगा। तो ये तो होती है इसकी वेक्टर फॉर्म, ये तो कौन सी होती है इसकी, जब हमारे पास 2 पॉइंट से पास हो जाए तो ये क्या होती है इसकी वेक्टर फॉर्म। पर अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हो ना, तो आप क्या करो कि ए बी वेक्टर के डी आर लिख लो, डी आर्स ऑफ ए बी वेक्टर लिख लो, डी आर्स ऑफ ए बी वेक्टर लिख दो। तो डी आर्स ऑफ ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा, तो आप क्या कहोगे, देखो कभी भी लाइन के अगर 2 पॉइंट्स दिए हों तो डी आर कैसे निकालते हैं अपन, घटा के माइनस करके, कैसे निकालते हैं, माइनस करके। तो आप क्या कर देना, x2 माइनस x1 कर देना, ये डी आर हो गए। नेक्स्ट क्या होगा, y2 माइनस y1 हो गया, और ये नेक्स्ट क्या होगा, z2 माइनस z1 हो गया। अरे होगा, तो ये डी आर्स हो गए। अब ये डी आर्स हो गए तो हमारे देखो हमारी इक्वेशन क्या कहती है, x माइनस x1, फिर यहाँ पर आता है y माइनस y1, और यहाँ पर क्या आता है z माइनस z1, बीच में इक्वल चलता है, तो हमने इक्वल लिख दिया। अच्छा, डिवाइड में क्या चलता है, डी आर्स, तो डी आर्स कौन है, ये डी आर्स है, तो डी आर्स लिख दो आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, और इसी के साथ हमारे पास z2 माइनस z1, तो ये हमने लिख दिया। तो ये जो हमारे पास आया ना, ये क्या आया हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, इन कार्टेशियन फॉर्म, जब हमारे पास 2 पॉइंट से पास हो जाए। इसके लिए आप फिक्स पॉइंट जरूरी नहीं है कि x1 y1 z1 ही यूज़ करो, आप चाहो तो x2 y2 z2 भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज इस वीडियो में क्या सीखा, एक तो लाइन ऑफ इक्वेशन सीखा और एक एंगल बिटवीन 2 लाइन सीखा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसमें और भी आगे चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल पुट ऑफ परपेंडिकुलर, और एक और क्या चीज़ें, इमेज, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, और भी सारी चीज़ें जो भी हमारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।